एवरीवन, दिस इज प्रिशा कफारिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आता है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो, सबसे पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अभी तक हमने क्या बात करी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की वो चीज़ कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की वो कितना खत्म होती है, कितनी नहीं खत्म होती, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की वो किससे बिलोंग करती है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि अब वो चीज़ जो है, वो रिसोर्सेज जो है, उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये हम पढ़ेंगे इस चीज़ में। तो सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी रीजन में तो पाए जाते हैं, जो कि किसी रीजन में, ध्यान से सुनना, जो कि किसी रीजन में तो पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका किसी ने यूज ही नहीं किया। जैसे कि एग्जांपल देके बताते हैं कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, जो कि राजस्थान और गुजरात वाला पार्ट है, वहां पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत सारी है। वहां पे अभी मैंने क्या बोला पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, कि वो रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन लोग उसे यूज नहीं करते। ठीक है, यही बोला ना मैंने। तो वैसे ही वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा तादाद है विंड और सोलर एनर्जी की, लेकिन वहां पे कोई इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अब क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा है? यार इच्छा नहीं है इसलिए यूटिलाइज नहीं कर रहा है, सिंपल ये चीज है यहाँ पे। ओके, यूटिलाइज यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इच्छा नहीं है या फिर अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम उसे यूटिलाइज करें। इसमें ये मत समझना कि ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं। इसमें ये समझो कि शायद इच्छा नहीं हो रही है, या फिर ये समझो कि अभी तक उतनी विंड और सोलर एनर्जी हमें चाहिए नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको क्यों यूज़ करें। ठीक है, वो समझ लो। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ईजी हैं, किसी रीजन में तो पाए जाते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, जो कि राजस्थान और गुजरात वाला पार्ट है, वहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत सारा है लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी ने इसको यूज़ नहीं किया है। सो दोज रिसोर्सेज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। समझ में आ गया अच्छे से? अब आते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज पे। डेवलप्ड रिसोर्सेज के नाम से ही हमें पता चलता है कि वो रिसोर्सेज अच्छे से डेवलप हो चुकी है, हमें उसकी क्वांटिटी का पता है कि वो कितना है। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो कोई सा भी, जैसे कोल समझ लो, कोल जो है वो डेवलप्ड है, कोल को हम यूज़ भी करते हैं, कोल हमें मिल भी जाता है, कोल को हम यूज़ भी करते हैं। तो ये रिसोर्सेज किन रिसोर्सेज में आ गए? डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ गए। हमें पता है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है हमारे इंडिया में, हमें पता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है इंडिया में, और हम उसको कैसे पता लगाते हैं, और हम इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को कैसे पता लगाते हैं? जब हम कोल को यूज़ करेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे ना कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कभी भी अपन शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं और फिर हम उसको, जैसे किसी चीज़ को हम खरीदते हैं और फिर हम उसको पहन के देखते हैं। घर में अगर उसका साइज़ अच्छा सही आता है तो फिर आप उसको नहीं देते हो, वापस नहीं करते हो, बट अगर उसका साइज़ गड़बड़ होता है तो आप उसको फिर से वापस करके उन्हीं पैसों से आप कोई दूसरा शर्ट या फिर कुछ दूसरा लेते हो। होता है कि नहीं होता ऐसा? वैसा ही यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज में है। वो रिसोर्सेज जो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, उनको आप यूज़ भी कर रहे हो और आपको उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे से मालूम है, और वो अफोर्डेबल भी हैं। ठीक है, वो अफोर्डेबल भी है, मतलब आप उनको ले सकते हो। आपके पास इतने पैसे होंगे, जो कि एक एवरेज फैमिली होगी उसके पास भी इतने पैसे होंगे कि वो डेवलप्ड रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। क्योंकि गाड़ियाँ तो सबके पास होती है कि नहीं होती है, वो पेट्रोल भरवाते हैं कि नहीं भरवाते, तो पेट्रोल भी क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स का ही एक पार्ट है, तो सारे लोग ही भरवाते हैं ना। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज के एग्जांपल भी बता दूं मैं, कोल और पेट्रोलियम। एक बार पढ़ देती हूँ। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ इनके यूज से ही हम पता लगा सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। और ये रिसोर्सेज जो हैं, इनके पास इन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एक टेक्नोलॉजी भी है, इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी भी है, और हमें पता है कि वो कितने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गया? जो किसी रीजन में तो पाए जाते हैं पर अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में जो सोलर और विंड एनर्जी है वो। फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज कोल और पेट्रोलियम, जो कि हम यूज़ करते हैं, पूरी तरह डेवलप्ड हैं। इनकी अफोर्डेबिलिटी हमें पता है, क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, हम उसे यूज़ भी करते हैं, और फिर हम उसको टेक्नोलॉजी से हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसी कारण से हमें इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी पता है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ लेना, मैं बता दूंगी वहाँ पे। अब आता है स्टॉक।
स्टॉक भी बहुत ईजी सा है, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। वो मटेरियल्स जो कि हमारे एनवायरमेंट में पाए तो जाते हैं लेकिन और हमारी ह्यूमन नीड्स को भी वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई मतलब हमारी ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सकते हैं। हमें पता है कि वो रिसोर्सेज हमारे एनवायरमेंट में है, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्या पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसा है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में भी किसी भी रीजन में पाए जाते हैं रिसोर्सेज पर हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे। क्या ये इसके जैसा है? नहीं, ये उसके जैसा नहीं है। डिफरेंशिएट भी आता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक में डिफरेंशिएट करिए। तो स्टॉक में आपको ये लिखना है कि वो हमारे लिए हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं बट हम उसे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है तो वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल दूंगी ना, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 9th क्लास में केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होता जो वाटर होता है वो दो कंपाउंड से बना होता है, दो गैसेस से बना होता है। जो वाटर होता है, जो कंपाउंड है वो दो गैसेस से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। आप चाहो तो वाटर को ब्रेक डाउन करके उसमें से हाइड्रोजन निकाल के आप हाइड्रोजन यूटिलाइज कर सकते हो। यस, कर सकते हैं, बट ये क्या सारे लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, बट कुछ लोगों को पता है। बट ये टेक्नोलॉजी जो है वो सारे लोगों को नहीं पता है। इस कारण से ये वाटर जो है वो किस चीज में इंक्लूडेड है? स्टॉक में इंक्लूडेड है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन किस चीज में इंक्लूडेड है? स्टॉक में इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज हमारे एनवायरमेंट में पाई तो जाती है लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पे नो हाउ वर्ड यूज किया हुआ है। नो हाउ मतलब उस चीज की हमारी ज्यादा जानकारी नहीं है। नो हाउ मतलब होता है जानकारी। ठीक है, अब आते हैं हम रिजर्व्स पे। रिजर्व्स जो है वो स्टॉक का ही एक पार्ट है। आगे समझाती हूँ वो स्टॉक का कैसे पार्ट है। पहले अभी तक इतना समझ लो कि वो स्टॉक का ही एक पार्ट है। सबसेट मतलब होता है स्टॉक का पार्ट। ठीक है, which can be put into use with the help of the existing technical know-how but their use has not been started। देखो, अब यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व्स में। पोटेंशियल और स्टॉक में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पोटेंशियल जो है उनको हम जबरदस्ती, मतलब इच्छा नहीं हो रही हमें यूज करने की, इसलिए हम उन्हें यूज नहीं कर रहे। स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने के लिए। और रिजर्व्स में क्या है? रिजर्व्स में भी हम यूज नहीं कर रहे, पर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उनके लिए हम बचा के रख रहे हैं। क्या, किसके लिए कर रहे हैं हम? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं रिजर्व्स में। तो अब मैं बताती हूँ कि रिजर्व्स को स्टॉक का सबसेट क्यों कहा है, पार्ट क्यों कहा है। इसलिए क्योंकि रिजर्व्स और स्टॉक में एक चीज सेम है, दोनों में रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए रिजर्व्स को स्टॉक का सबसेट, पार्ट बोला है। बट एक अलग अलग चीज क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है कि जो स्टॉक है वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। और रिजर्व्स में क्या चीज है? रिजर्व्स में हमारे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम अभी उसे यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में फ्यूचर में यूज करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रिवर वाटर इन डैम। जैसे कि डैम में रिवर वाटर जो होता है कि क्या इंडिया में जितने भी डैम है वहां के रिवर वाटर में से हम क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बना तो सकते हैं बट क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हमने बचा के रखा है ना। हम हमारे फ्यूचर जनरेशन जब आएगी तब वो बना देंगे। हम फ्यूचर की चीज़ों को मीट करने के लिए, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम वो बाद में यूज़ कर लेंगे, बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। तो वो रिसोर्सेज आते हैं किसमें? रिजर्व्स में। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? वाटर इन डैम। ठीक है, वाटर या फिर रिवर वाटर बोल सकते हो या फिर वाटर इन डैम बोल सकते हो। इसलिए फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। कुछ पेड़ होते हैं जो कि हम नहीं काटते हैं, वैसे तो पेड़ काटने ही नहीं चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, क्यों जरूरी है रिसोर्सेज। बट पेड़ तो वैसे भी नहीं काटने चाहिए। बट कुछ जगह होती हैं जहाँ के पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटे जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रिजर्व्स वाले पार्ट के फॉरेस्ट हैं, इसलिए नहीं काटे जा रहे क्योंकि वो फ्यूचर वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वाले लोगों ने यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये चार चीज़ों में डिफरेंस क्या है मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अगर डिफ्रेंशिएट करने को आए तो पहली चीज़ आप क्या लिखोगे? पहली चीज आप लिखोगे, ये 3 मार्क में डिफरेंशिएट करने को आ सकता है। पहली चीज आप लिखोगे पोटेंशियल रिसोर्सेज में रीजन में मिलते तो हैं लेकिन अभी तक यूज नहीं किया है, ये इसे इंग्लिश में लिखना प्लीज। ठीक है, फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या लिखोगे? इनको हम यूज करते हैं और यूज के ही कारण उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है। फिर स्टॉक, वो मटेरियल जो कि एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज कर सकें।
फिर रिजर्व्स जो हैं वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि हमारी कंट्री में मिलते तो हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं ताकि हम हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। आ गया समझ में? तो ये आप लिख सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि वो कहाँ पाए जाते हैं। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, ये लिख सकते हो। डेवलप्ड रिसोर्सेज में आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। ठीक है, स्टॉक में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। ठीक है, कौन सा लिखोगे, दैट वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, हमें उसकी इतनी जानकारी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए हम स्टॉक को नहीं यूज कर सकते। रिजर्व्स में लिख सकते हो कि हमने उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बचा के रखा है। फिर थर्ड पॉइंट में आप चारों के एग्जांपल्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या एग्जांपल लिखोगे, सोलर एंड विंड एनर्जी लिख सकते हो। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या लिखोगे, कोल एंड पेट्रोलियम। स्टॉक में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन लिख सकते हो। और रिजर्व्स में क्या लिखोगे, वाटर्स इन द डैम एंड फॉरेस्ट, ये सब आप लिख सकते हो। तो आई होप दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हो एक बार फिर से उसको रिवाइंड करके देखना, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट जो कि बच्चों के दिमाग में एकदम भूत बन के बैठा हुआ था, अब मैं होप करती हूँ कि वो पूरी तरह निकल चुका है और बहुत ईजी लग रहा है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मेरा फेवरेट पार्ट है और आपका भी होना चाहिए, जब समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, क्या रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इंडिया में कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं? देखो, रिसोर्सेज जो हैं बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की जीवन के लिए, ह्यूमन की लाइफ के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स वाइटल है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, ह्यूमन की लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, लाइफ को आप क्वालिटी कैसे बना सकते हो? क्वालिटेटिव मतलब जैसे कि किसी चीज में अगर क्वालिटी होती है तो ही आप उसको खरीदते हो ना। ठीक है, किसी चीज में क्वालिटी नहीं होगी, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बोलते हैं ना इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। वैसे ही आपकी लाइफ को क्वालिटेटिव कौन बनाता है? ये रिसोर्सेज ही बनाते हैं। अगर आपके पास गोल्ड नहीं होगा तो आप गहने कैसे पहनोगे? गहने से ही तो आप मतलब बोलते हैं ना शोभा बढ़ती है, शोभा वही होती है, क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। आपके पास बॉटल नहीं होगी, आप क्या हाथ में पानी पियोगे? आपके पास ग्लास नहीं होगी, हाथ में पानी पियोगे? तो इस तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारी लाइफ को वो क्वालिटेटिव बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये भगवान ने हमें दिए हैं, ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, इसलिए वो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे लोग जो होते हैं वो इन्हें केयरलेसली बहुत बुरी तरह से इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इसकी प्रॉब्लम क्या होगी बाद में, बट ये केयरलेसली और बहुत बुरी तरह से इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब इन लोगों के कारण क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो पहली प्रॉब्लम ये होती है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग जो हैं वो लालच में बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे रिसोर्सेज वो ले लेते हैं, जिसके कारण रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी इंसान को अगर 10 रोटी खाना है, ठीक है, 10 रोटी पूरे दिन की अगर उसको 10 रोटी खाना है, फिर भी वो 15 रोटी बनवा रहा है, तो वो जो 5 रोटी है वो तो एक्स्ट्रा खा रहा है ना। वो क्यों खा रहा है? उसके लिए 10 रोटी सफिशिएंट है, वो 10 रोटी खाए, 5 रोटी एक्स्ट्रा क्यों खा रहा है? वैसे ही हम दूसरा भी बोल सकते हैं, जैसे इससे क्या होता है, अपन सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इससे क्या होता है, बहुत कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लालची होते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज आ जाती हैं। अब बताओ, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होगी वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान रिच होगा। और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज कम होंगी या फिर नहीं होगी बिल्कुल भी, वो कैसा इंसान होगा? वो पुअर होगा। तो इस कारण से जो कंट्री होती है, जो सोसाइटी होती है, वो 2 सेगमेंट्स में बढ़ जाती है, रिच और पुअर। 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, रिच और पुअर। जिन लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगी उनके पास वो ज्यादा रिच होंगे, जिनके पास कम रिसोर्सेज होंगी वो पुअर होंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आया? सो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, दैट इज रिच एंड पुअर। समझ में आ गया? थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन।
मतलब हुआ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज करना कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स को न्योता देता है। ग्लोबल प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का ज्यादा हीट हो जाना एक प्रॉब्लम ही तो है, ठीक है। ज्यादा हीट हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, ह्यूमन खत्म हो जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो। ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के बाहर एक लेयर होती है जो कि हमें सन की जो डायरेक्ट रेज होती है उससे बचाती है। अगर डायरेक्ट रेज आएंगी तो हमें स्किन कैंसर होने लग जाएंगे, तो वो लेयर का नाम होता है ओजोन लेयर। अब ये पता चला है कि ओजोन लेयर भी कम होती जा रही है हमारी अर्थ से। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन की जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना वो रिसोर्सेज का, उसके कारण ही, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को खराब कर रहे हैं लोग, कुछ भी खा वा के कुछ भी करके फेंक देते हैं वो सड़कों पर, ठीक है। और लैंड को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि कभी जब वॉर होता है, जैसे पहले टाइम वॉर होता था तब क्या करते थे, मिसाइल छोड़ते थे, कहीं पे भी जाके गिरती थी और वहां की पूरी लैंड को खराब कर देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा क्या? तो इन चीजों से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसलिए आपको रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली और एकदम अच्छे से यूज करना चाहिए। अच्छा, तो अब इन लोगों को हम कैसे, ये जो लालची लोग हैं जो कि इन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, इन लोगों को हम कैसे रोकें, या फिर रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएं कि रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे। उसके लिए एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ना ही कोई इंसान रिच हो ना ही कोई इंसान पुअर हो, ठीक है। सारे लोग एवरेज तरह से हों और सारे लोगों को इक्वल रिसोर्सेज मिले जो कि उन लोगों के लिए सफिशिएंट हो, एक्स्ट्रा ना होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। हमारी चीज क्या है, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चीजें जो होनी चाहिए वो लोगों के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, उसकी जरूरतों के हिसाब से ही उसको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ क्वालिटेटिव रहेगी। दूसरी, सारी पूरी अर्थ में सारे लोग पीस से रह पाएंगे, सारे लोग सुख शांति से रह पाएंगे। नहीं तो कुछ लोग जो होंगे वो पुअर होंगे, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, रोटी नहीं खा पाएंगे, भूखमरी में मर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? पर अगर सारे लोग इक्वल होंगे, सारे लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का जो कि उनके लिए सफिशिएंट है, तो सारे लोगों के लिए तो पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस रहेगा और सारे लोगों को एक क्वालिटेटिव लाइफ भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच को क्वालिटेटिव लाइफ मिले, पुअर को नहीं, सारे लोगों को मिलना चाहिए। पर अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है कि सारे लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये जो फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो कि ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते जाएंगे तो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर बहुत बुरी तरह से डेंजर में है। हमारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा अगर हम इस तरह से करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, प्लेनेट खत्म। समझ में आ गया ना? तो इस चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूरी है। कुछ ना कुछ प्लानिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम आती है तो आप कुछ प्लानिंग करते हो ना कि मुझे ये पढ़ना है, सिलेबस में ये आ रहा है तो मुझे ये सब पढ़ना है। तो वैसे ही रिसोर्सेज को बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए थोड़ी सी रखने के लिए हमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो उस प्लानिंग, रिसोर्सेज के लिए जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम सारे लोग जो हैं ग्लोबल पीस में रह सकें और क्वालिटेटिव लाइफ को एंजॉय कर सके। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये जल्दी से पढ़ लेते हैं। फिर रियो दी जेनेरियो और एजेंडा 21 कंप्लीट कर लेंगे और हमारा वीडियो भी एंड हो जाएगा। ओके, तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मैं आपको अब समझाऊंगी। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस होता है जहां पर आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो रिसोर्सेज का, बट आपके एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हो आप। ये तो कितना अच्छा हो गया कि आप चीजों को डेवलप कर रहे हो बट आपके एनवायरमेंट में चीजें कम नहीं हो, आपके एनवायरमेंट डैमेज नहीं हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो रही है और आप ऐसा डेवलपमेंट करो तो ये तो कितना अच्छा डेवलपमेंट है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि आप कर रहे हो पर आपके एनवायरमेंट को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, आपके फ्यूचर के जनरेशंस के लिए भी वो रिसोर्सेज बची रहेंगी, ऐसा डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? एकदम सिंपल से डेफिनेशन यहाँ पे भी दी है जो कि 1 मार्क में आती है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment.
डैमेज नहीं करना है एनवायरमेंट को, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स, जो फ्यूचर जनरेशन हैं, हम नहीं चाहते ना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन कंप्रोमाइज करे किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। हम चाहते हैं कि वो भी फुल्ली अच्छी तरह यूज करें ताकि उन्हें भी क्वालिटेटिव लाइफ मिले। तो उनके लिए हमें सस्टेनेबल वो करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? सो क्वेश्चन आता है वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ये भी आता है वाई प्लानिंग इज नेसेसरी। So why planning is necessary? So an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। ये मैंने समझा दिया है, एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट पढ़ेंगे और एजेंडा 21 पढ़ेंगे, दोनों इंटरकनेक्टेड है इसलिए साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगले वीडियो से हम आगे से रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम रियो दी जेनेरियो करते हैं। सो इन जून 1990, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ जल्दी से, फिर हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेंगे। जून 1992 में 100 हेड्स से भी ज़्यादा लोग ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो दी जेनेरो। ठीक है, वहाँ पे वो लोग मिले थे। ठीक है, और उस मीटिंग को उन्होंने क्या नाम दिया था? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, भैया अर्थ समिट क्या है, रियो दी जेनेरो क्या है? रियो दी जेनेरो वो प्लेस है जहाँ पर ये सारे लोग मिले थे, 100 लोग मिले थे। और अर्थ समिट क्या है? द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट क्या है? उनकी मीटिंग का नाम है। आया? तो ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? ये मीटिंग कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई थी, जैसे कि, और वो प्रॉब्लम्स किन से रिलेटेड थी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड थी, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और किस तरह से हम पूरे ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। पूरे ग्लोबल लेवल मतलब पूरे अर्थ पे साथ में हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी कम ज़्यादा ना हो, एकदम अच्छे से सही से रहे। तो वो भी, और यहाँ पे जो लीडर्स जो आए थे, हेड्स बताया ना 100 हेड्स आए थे, तो यहाँ पे ये जो लोग आए थे, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने एक डिक्लेरेशन को साइन किया था जिसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आपको बताइए क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा। तो इन दो डिक्लेरेशन को इन लोगों ने साइन किया था। और ये यहाँ पे इन लोगों ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, पूरे ग्लोबल जहाँ पे भी वर्ड आता है इट मीन्स दैट पूरे अर्थ की बात हो रही है। वहाँ के फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, पूरी अर्थ के जितने भी फॉरेस्ट होंगे उनकी कुछ चीज़ें होंगी कि वहाँ के पेड़ नहीं कटने चाहिए, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मारना मतलब हंटर्स नहीं आने चाहिए, मारना नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत एक्सटिंक्शन वाली अपन ने चीज़ पढ़ी थी ना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में 9th में। तो वही चीज़ बोली है कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी इन लोगों ने एग्री किया, और इन लोगों ने एक एजेंडा 21 बनाया। ठीक है, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके 21st सेंचुरी में। ठीक है, अब ये क्या है एजेंडा 21? एजेंडा 21 मैं आपको बताऊंगी। एजेंडा 21 अब हम स्टार्ट करते हैं एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 समझ लो कि एक पेपर है। एजेंडा 21 क्या है? एक पेपर है, या फिर समझ लो एक बुक है। उस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, जिन प्रॉब्लम्स पे अगर हमने ध्यान दिया और उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया तो 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना मतलब वो डेवलपमेंट हम कर पाएंगे जिस डेवलपमेंट से हमारे एनवायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा था एजेंडा 21, जो कि हम जल्दी से पढ़ते हैं। ये देखो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको ये रियो दी जेनेरो अर्थ समिट समझ में आ गया तो आप ये भी समझ सकते हो कि इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 में ही बताया था। जून 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने, वर्ल्ड के 100 लीडर्स आए थे, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था। यूनियन नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था, वो मीटिंग का नाम था। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट मीटिंग का नाम था, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। याद रखना, क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज UNCED तो इसका फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। तो 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने एक मीटिंग करी थी जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और वहाँ पे उन्होंने एजेंडा 21 बनाया था। ठीक है, और ये रियो दी जेनेरो में हुआ था। ओके, और ये एक प्लेस है जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करना चाहते थे, इसलिए हमने एजेंडा 21 बनाया था ना।
और ये एजेंडा क्यों बनाया था, इसमें क्या प्रॉब्लम्स लिखी थी, इसमें ये प्रॉब्लम्स लिखी थी कि हमें जो है हमारे एनवायरनमेंट के डैमेज से लड़ना है, हमारे एनवायरनमेंट को हमें डैमेज नहीं होने देना है। यही तो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम वो डेवलपमेंट करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज, हमें गरीबी को हटाना है, पोवर्टी, गरीबी। डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, वुहान सिटी, चाइना, इससे तो पता ही चलता है ना, वुहान सिटी में जो उन्होंने चीजें करी थी जिसके कारण कोरोना वायरस आया था, तो ग्लोबल कोऑपरेशन के कारण ये जो डिजीजेस आती जाती है ना, इनसे लड़ना। और कॉमन इंटरेस्ट, सारे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट, सारे लोग जो कि किसी एक प्रॉब्लम से, बहुत सारे लोग जो कि किसी एक प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है, वो म्यूचुअल नीड्स मतलब लोगों की जरूरतें, जो कि बहुत सारे लोगों को जरूरतें हैं, वो चीजें, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये सारी चीजों को करने के लिए एजेंडा 21, इसमें क्या क्या था, हमें डैमेज को हटाना है, एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं करना है, हमें गरीबी खत्म करनी है, हमें डिजीज से लड़ना सीखना है, हमें सारे लोगों की नीड्स पूरी करनी है, हमें सारे लोगों के इंटरेस्ट पूरे करना है। ये सब हमने पढ़ा था। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि ये सारी लोकल गवर्नमेंट को ये चाहते थे कि सारी लोकल गवर्नमेंट जो हैं वो अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए। देखो इन्होंने ग्लोबल पूरे अर्थ के लिए तो बना दिया एक एजेंडा 21 कि वहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज को हम कॉम्बेट मतलब होता है लड़ेंगे, तो एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ेंगे, पोवर्टी से लड़ेंगे, डिजीजेस से लड़ेंगे, कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करेंगे, म्यूचुअल नीड्स को पूरा करेंगे, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम सोचेंगे। ये तो हमने पूरे वर्ल्ड के लिए बना लिया, बट एक कंट्री, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी तो ये होना चाहिए। अगर ये कंट्री और डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया तो ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर हर एक लोकल एजेंडा किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया, किसी गवर्नमेंट के लिए हो गया, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि आप हर एक स्टेट के लिए, हर एक सिटी के लिए आपने डैमेज को आप खत्म करना चाहते हो, पॉवर्टी खत्म करना चाहते हो, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन खत्म करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना चाहते हो हर एक लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, हर एक लेवल पे। सो विद दिस आपको शायद सारा समझ में आ गया है। होप आपको सब समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्स प्लानिंग। अभी तक के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय एवरीवन, थैंक यू।